ये कहानी 1990 की है। महेंद्र ठाकुर का परिवार चंदन नगर में रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, महेंद्र ठाकुर, उनकी पत्नी सुधा ठाकुर और उनकी बेटी गौरी ठाकुर। ए जी, गौरी का हॉस्टल में जाकर पढ़ना जरूरी है का? हाँ, बहुत जरूरी है। वो पढ़ेगी तभी तो बड़ी अफसर बनेगी। मुझे अपनी बेटी को अफसर नहीं बनाना। मैं तो चाहती हूँ कि 2 साल में उसका ब्याह करके ससुराल भेज दूँ। ओहो ठाकुराइन जी, कभी तो बड़ा सोचिए अगर आपकी बेटी अफसर बन गई तो समाज में हमारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। आहा, और अगर इसे हॉस्टल भेजने के बाद कुछ हो गया तो वही समझ लीजिए कि हमारे मुंह पे कालिक पोतेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आप बस उसका सामान पैक कर दीजिए, हम उसे आज शाम ही हॉस्टल छोड़ आएंगे। ठीक है, वैसे आप किसी की सुनते कहाँ हैं? सुधा ठाकुर नहीं चाहती थी कि गौरी उनसे दूर जाए, पर गौरी को और पढ़ना था और महेंद्र ठाकुर को अपनी बेटी को अफसर बनाना ही था। इसीलिए सुधा ठाकुर ने न चाहते हुए भी अपनी बेटी का सामान पैक कर दिया। शाम के लगभग 5 बजे थे। तीनों कार में बैठ गए। कार कुछ ही दूर पर पहुंची थी कि अचानक कार बंद पड़ गई। क्या हुआ पापा? लगता है कार का टायर पंचर हो गया है, मैं देखता हूँ। महेंद्र ठाकुर ने देखा तो कार के सारे टायर्स एक साथ पंक्चर हो गए थे। अरे बाप रे, सारे टायर पंचर हैं। सुधा, तुम दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठो, मैं पंचर बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा। हाँ बेटा, अभी गया अभी आया। महेंद्र ठाकुर दोनों को अकेले छोड़कर चला गया। काफी समय बीत गया। अब सूरज ढलने लगा था। गौरी को डर लग रहा था। माँ, पापा अभी तक नहीं आए। बेटा आ जाएंगे, वो टायर वाला दूर होगा, उसे लाने में समय लगेगा ना। पर माँ, अब अंधेरा हो रहा है, एक तो यहाँ लाइट भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर बेटा, मैं यहीं हूँ। सुधा ने गौरी को तसल्ली दी। सूरज ढल गया और आसपास अंधेरा हो गया। सुधा और गौरी अब भी कार में ही थीं। अचानक कार की खिड़की पे एक कुबड़ा तांत्रिक आ गया। यही है वो। माँ! गौरी ने डर के मारे अपनी माँ को गले लगा लिया। निकल यहाँ से। सुधा ने कार का कांच बंद कर लिया। बेटा घबरा मत, वो कोई पागल है। माँ! गौरी डर के मारे अपनी माँ से लिपटी हुई थी और कुबड़ा तांत्रिक गाड़ी के बाहर नाच रहा था। मिल गई, मुझे वो मिल गई। तुझे जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल गई। कुबड़ा तांत्रिक गोल गोल घूमता रहा और अचानक वो गाड़ी के कांच के नजदीक आया। गौरी ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और तांत्रिक ने अपने पास की एक बोतल खोल दी। उस बोतल के अंदर से धुआं निकला जो कार के कांच के कोनों से अंदर गया। वो धुआं गौरी के भीतर चला गया और गौरी एकदम शांत हो गई। उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, ठीक है। तेरा काम हो गया, मैंने तुझे आजाद कर दिया तारिका, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब तू जो चाहे वो कर सकती है। कुबड़ा तांत्रिक नाचते नाचते वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद महेंद्र ठाकुर पंक्चर वाले के साथ वहाँ पहुँचा। काफी देर हो गई आपको? हाँ, 4 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा। पंक्चर वाले ने एक एक करके सारे टायर के पंक्चर बना दिए और वहाँ से चला गया। फिर महेंद्र ठाकुर कार के अंदर आकर बैठा। क्या हुआ, गौरी सो गई क्या? हाँ लगता है, कुछ देर से बोल नहीं रही। गौरी, बेटा गौरी, उठ जा, चल हमें तेरे हॉस्टल जाना है। गौरी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। मुझे हॉस्टल नहीं, घर जाना है। अरे ये क्या बात हुई?
सुबह तक तो तू ही हॉस्टल जाने की जिद लगाई बैठी थी। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। पहली बार मेरी बेटी मेरे मन का बोल रही है। आप क्यों बहस कर रहे हैं? घर चलिए। ठीक है, कल देखते हैं, शायद गौरी का मन बदल जाए। महेंद्र ठाकुर ने गाड़ी घुमा ली और वो लोग वापस अपने घर लौट आए। घर लौटते ही गौरी कार से उतरकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? पता नहीं। हाँ, पर आप जब आए थे तब वहाँ एक पागल आया था। वो पागल गौरी को घूर घूर के देख रहा था और बोल रहा था कि यही है वो, और उसने किसी का नाम लिया था। मैंने तुझे आजाद कर दिया, तारिका। क्या? तारिका? तांत्रिक का नाम सुनते ही महेंद्र ठाकुर के पसीने छूटने लगे। और क्या हुआ? बस यही। तब से गौरी शांत हो गई और वो पागल वहाँ से चला गया। ठीक है सुधा, कल सुबह हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना होगा। पर अचानक? हाँ, जरूरी काम है। उसी रात सुधा सो गई, पर महेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। क्या तारिका लौट आई? उसे किसने आजाद किया होगा? वो ये सब सोच ही रहा था कि गौरी उसके सामने खड़ी हो गई। गौरी महेंद्र ठाकुर को घूरे जा रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? बहुत प्यार करता है ना तू इससे। कौन हो तुम? मुझे भूल गया? मैं तारिका हूँ, तारिका। सुधा की नींद खुली और गौरी का ये रूप देखकर वो सहम गई। तारिका, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मासूम को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने सुधा के बाल पकड़कर खींचे। गौरी बेटा! गौरी नहीं, तारिका हूँ मैं, तारिका। गौरी ने सुधा को दीवार पर पटक दिया और सुधा के सिर से खून टपकने लगा। और फिर गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन दबोच ली। उस दिन मैं भी सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दे। तूने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे जला दिया। वो इसलिए कि तूने भोले भाले नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनकी जान ली है। और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मोहिनी हूँ मैं, मोहिनी। मोहिनियाँ अपना शिकार ऐसे ही करती है। उस भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है, लेकिन तूने मुझे जला दिया। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन छोड़ दी। वो नीचे गिरा। गौरी हंसती रही और पूरे घर में आग लगने लगी। कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग फैलती गई और फैलती गई। सुधा और महेंद्र ठाकुर आग में जलने लगे। और फिर गौरी के तन के कपड़े बदल गए। उसने लाल साड़ी पहन ली, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, और गौरी चल पड़ी सुनसान रास्ते पर। तांत्रिक को गौरी का शरीर मिल गया और वो एक बार फिर उसी रूप में आ गई। उसकी सुंदर काया देखकर मर्द उसकी ओर आकर्षित होते ही रहते थे और वो उन सब का खून पीती थी। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी।
और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई।
राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा के आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर
अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। श्रीकांत निवास में रवि और टीना की मंगनी की तैयारी चल रही थी। इस मौके पर सभी खुश थे, लेकिन अमित के चेहरे पर एक डर सा दिखाई दे रहा था। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मेहमान भी आने शुरू हो गए, सब कितने खुश हैं, और आप हैं कि फ्लैशबैक में खोए हुए हैं। अरे यार, आज रवि की मंगनी है, मुझे उसकी बात याद आ रही है। उसने कहा था कि वो वापस आएगी। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं आने वाला। फंक्शन अच्छा खासा चल रहा था और अब अंगूठी पहनाने का टाइम हो चुका था। रवि और टीना अमित और घर के बाकी सदस्यों के साथ बीच में खड़े थे। सभी मेहमान उनको घेरे हुए थे। रवि टीना को रिंग पहनाने ही वाला था, तभी एक भयानक आवाज आई। रुको, घर में इतना अच्छा खुशी का मौका है और आप सब मुझे ही भूल गए। ये आवाज सुनकर अमित डर गया और बाकी सबने दरवाजे की तरफ देखा। कोई औरत मुंह पर घूंघट ओढ़े झुककर खड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वो कुबड़ी थी। घुंघरों की आवाज करते हुए उसने अपने कदम बढ़ाए और उसके चेहरे से घूंघट हटकर जमीन पर गिर गया। अब आएगा फंक्शन का असली मजा, कहकर उसने एक मेहमान की गर्दन पकड़कर तोड़ दी। सब डर कर इधर उधर भागने लगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ ढक लिए। सबके कानों से खून आने लगा। एक एक करके सभी बेहोश हो गए। उसने जमीन पर बेहोश पड़े लोगों में से रवि और टीना का पैर पकड़ा और उनको घसीटते हुए बाहर दरवाजे की तरफ ले गई। जब अमित की आंख खुली तो उसने देखा सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और रवि और टीना गायब हैं। उसने अर्पिता को उठाया और वो डरते हुए होश में आई। रवि और टीना कहाँ है? और वो कुबड़ी डायन? वो उनको अपनी उस गुफा में लेकर गई होगी जिसमें वो 18 साल पहले गायब हुई थी। दूसरी तरफ रवि और टीना डायन के सामने खड़े हुए थे। वो एक गुफा में थे। डायन ने अपनी मायावी शक्ति से उनके पैर बांध रखे थे। दोनों बेबस खड़े हुए अपनी डरती हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। कौन हो तुम? क्यों तुमने हमें अगवा किया? अगर जिंदा रहे तो तुम्हारे पिता से पूछना कि मैं कौन हूँ, वही अच्छे से बता पाएंगे। सुनकर टीना और रवि दोनों डर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बकरी घूमती हुई गुफा के अंदर आ गई है। चलो ये अच्छा हुआ, वैसे भी बहुत देर से भूख लगी थी। कहकर वो उस बकरी पर झपट पड़ी। कुछ देर बाद अमित अपने साथ अर्पिता और एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। उनको देखकर टीना और रवि की थोड़ी हिम्मत बंधी। अरे ओ डायन, इस परिवार को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुझे खत्म करना पड़ेगा। ये परिवार मेरा है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर सभी डर गए और तांत्रिक गुस्से में आ गया। अगर ऐसा है तो ये ले। तू ये ठीक नहीं कर रहा है तांत्रिक। चली जा, अब भी वक्त है। बस कुछ देर और, फिर मैं ये शरीर छोड़कर इस टीना के शरीर में समा जाऊंगी। तो अब तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। कहकर तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर पानी फेंका। फिर अपने गले से एक माला उतारी और तेजी से उसके गले में डाल दी। निकाल इसको!
कुबड़ी डायन ने माला को उतारने के लिए जैसे ही उसको छुआ, जमीन पर गिरकर मचलने लगी। बैठ जा। तांत्रिक की बात सुनकर वो बैठ गई और तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र साधन करने लगा। पापा, ये कुबड़ी डायन कौन है? क्यों ये हमारे घर को अपना परिवार बता रही है? बेटा, ये मेरी पहली बीवी पूर्णिमा है। तुम्हारी मम्मी से पहले मैंने इससे शादी की थी, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हो रही थी। मुझे अपने घर का वारिस चाहिए था, इसलिए मैंने कई जगह से इसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिरकार मैंने तंत्र विद्या का सहारा लेने की सोची। मैंने इसको एक तांत्रिक को दिखाया। उसने हमें कुछ साधनाएं करके तो दी और कुछ औषधियों के जरिए इलाज करने को कहा। उसकी बताई गई साधना हम दोनों पति पत्नी मिलकर किया करते थे और उसे दी गई औषधि को भी मैं इसे रोजाना दिया करता था। उन औषधियों से इसके शरीर में कमजोरी आती जा रही थी, इसे दर्द रहने लगा था और कमर अपने आप भारी होती जा रही थी। इसने मुझे बताया कि इसको परेशानी हो रही है, तो मैंने तांत्रिक से कहा। उसने कहा कि यह इलाज का हिस्सा है, अगर औलाद चाहते हो तो पूरा इलाज करना ही पड़ेगा। मैं औलाद के लालच में अंधा हो चुका था। मैंने वो औषधियां इसको जबरदस्ती खिलाई और धीरे धीरे ये बदसूरत हो गई और इसको कुबल निकल आया। तब जाकर तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा कि इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन इसको इस बात से बहुत तकलीफ हुई। इसकी खूबसूरती खोने का गम इसको लग गया। इसने कहा कि ये एक दिन वापस आएगी और मुझसे बदला जरूर लेगी। उसके बाद ये रात के समय घर से भाग गई। कुछ लोगों ने इसको गुफा में जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं इसको ढूंढने यहां आया तो ये मुझे नहीं मिली। तब से आज इसको देखा है। आपने बहुत गलत किया पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरी गलती है, लेकिन इसकी सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा, इसलिए इसका मर जाना ही सही होगा। 18 साल अंधेरे में कैद रही हूँ, काली शक्तियां हासिल की है मैंने। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये देख बाकी चारों भी चिल्लाए और बाहर की तरफ भागे, लेकिन कुबड़ी डायन ने टीना को पकड़ लिया। टीना ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, कुबड़ी डायन ने एक मंत्र पढ़ा। कुबड़ी डायन की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुंह से होती हुई टीना के शरीर में चली गई। कुबड़ी डायन का शरीर जमीन पर गिर गया। अब इस टीना का रोल खत्म। ये कहकर उसने एक और मंत्र पढ़ा और टीना की आत्मा निकलकर कुबड़ी डायन के शरीर में चली गई और वो उठ खड़ी हुई। टीना ने देर ना करते हुए चाकू उठाया और कुबड़ी डायन की गर्दन उड़ा दी। नहीं रवि, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। माना कि आत्मा मेरी है, लेकिन शरीर तो तुम्हारी टीना का ही है ना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूं। अब अमित के परिवार के पास उसको अपनाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो बेबस हो गए। अब मैं हमेशा आपके घर में आपकी बहू बनकर रहूंगी, और फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो कुबड़ी डायन फिर से वापस आएगी।